तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। और आज आप हमसे पढ़िए भारत शासन अधिनियम 1935। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 यह एक लंबा तथा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी और जिनके प्रावधान कुल 10 थे और एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात थी यह क्या था। ये जो अधिनियम है यह एक लंबा तथा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं प्लस 10 अनुसूचियां 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये एक लंबा तथा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये 321 धाराएं किसमें थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये चीज 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां, और ये क्या था? एक लंबा था और विस्तृत दस्तावेज था। इतना चीज इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। अब इसके प्रावधान, इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किए गए? प्रावधान या फिर आप बोल सकते हैं परिवर्तन, या फिर आप बोल सकते हैं सुधार। यानी क्या क्या सुधार किए गए इसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला, जिसमें से पहला आपका है, पहला प्रावधान क्या है? फर्स्ट, सबसे पहली बात, अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना। अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये पहली पॉइंट है। इसके प्रावधान का पहला पॉइंट ये है, अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना। इसके अंतर्गत क्या हुआ, कैसे हुई अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना? भारत के प्रांतों प्लस कमिश्नर प्रांतों प्लस देसी रियासतों। ठीक है, अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना कैसे की गई? भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देसी रियासतों, इन तीनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इन तीनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना इस प्रकार की गई। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। परंतु ये जो व्यवस्था प्राप्त हुई, अखिल लोक सेवा आयोग की जो ये व्यवस्था थी, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी।
तो इस चीज को हम कह सकते हैं परंतु यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी। फिर पहला पॉइंट तो ये था, इस प्रकार से अखिल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरी पॉइंट, केंद्र तथा राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों को विभाजित किया गया। केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो यहां से आप कह सकते हैं केंद्र प्लस राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, इसमें दूसरी पॉइंट थी, केंद्र तथा राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 सूचियों के माध्यम से इन शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूची कौन कौन सी थी? जो 3 सूची थी वो कौन कौन सी थी? एक तो था संघीय सूची थी, दूसरी थी राज्य सूची थी, तीसरी क्या थी? समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां थी। संघीय सूची ये थी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में इनके शक्तियों का बंटवारा किया केंद्र तथा राज्य इकाइयों के बीच। 3 सूचियों के माध्यम से इन शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें अगली पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट और है, इसमें अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट विषयों पर विधि यानी लॉ, कानून, विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, जो बर्मा था, इसमें एक पॉइंट और बनता है, बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कैसे की गई? भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों, इन तीनों को मिला करके एक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। लेकिन ये कभी भी, ये व्यवस्था जो थी, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी। यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी। और दूसरा पॉइंट क्या था? केंद्र तथा राज्य इकाइयों के बीच
3 सूचियों, इन 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इन 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों को बांट दिया गया। जो 3 सूचियां थी, एक संघीय सूची थी, दूसरी राज्य सूची थी और तीसरी समावर्ती सूची थी। और अगला पॉइंट क्या है, अवशिष्ट विषयों, विधि यानी कानून बनाने का अधिकार किसको था, वायसराय को था। सिर्फ वायसराय ही अवशिष्ट विषयों पर विधि बना सकता था, कानून बना सकता था। और इस एक्ट के तहत और क्या हुआ, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये जो बर्मा था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग करने का प्रावधान किया गया या फिर अलग कर दिया गया। इसमें दूसरी पॉइंट क्या है, इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जो दूसरी पॉइंट है, लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये दूसरी पॉइंट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कैसे हुई, केंद्र में लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों में संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्य में राज्य सेवा आयोग की स्थापना, और दो या दो से अधिक राज्यों में संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई, करने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा, इसके माध्यम से तीसरा है रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की गई, देश की मुद्रा तथा साख के नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहां से आप लिख सकते हैं देश की मुद्रा प्लस साख नियंत्रण हेतु क्या की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट है चौथी क्या है, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय
विधायिका, विधायिका की व्यवस्था, व्यवस्था की गई, या फिर आप लिख सकते हैं व्यवस्था का प्रारंभ। ये है कौन सी पॉइंट? चौथी। ये चौथी पॉइंट है। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। और वे 11 राज्य में 6 राज्य कौन कौन से थे? द्विसदनीय। अभी आप भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़े हैं। द्विसदनीय का मतलब होता है दो सदनी विधायिका, एक राज्य परिषद थी, दूसरी विधानसभा थी, उसी द्विसदनीय। यानी आप इस तरह कह सकते हैं इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 का बस उलट फेर कर दिया गया है और इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय, ये चीज़ द्विसदनीय विधायिका, इसका मतलब होता है विधान सभा एक है और दूसरा है राज्य परिषद, परिषद, ये है द्विसदनीय। 2 सदन है, एक विधानसभा है और दूसरा राज्य परिषद है। अब यहाँ से 6 राज्य, ये 11 राज्य थे टोटल, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में ये लागू किया गया, इसका प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 11 में से 6 राज्यों में। वे 6 राज्य कौन कौन से थे? जो 6 राज्य थे वे कौन से थे? 6 राज्य, जो 6 राज्य थे वो थे बंगाल, बंगाल था, बिहार था, बॉम्बे था, मद्रास था, असम था, और फिर कौन था? संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत यानी यूपी। ये 6 राज्य थे जिसमें द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, लागू किया गया। और 11 में से 6 तो हो गए, 11 में से 6 हो गए, और 5 राज्य कौन थे? 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन थे? उड़ीसा था, पंजाब था, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, मध्य प्रांत, और फिर पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। ये 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में जो 5 राज्य थे में एक सदनीय, एक सदनीय विधायिका, विधायिका, एक सदनीय विधायिका यानी विधानसभा, विधान सभा की व्यवस्था की गई, व्यवस्था की गई। इसमें एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 5 राज्यों में और 6 राज्यों में। यहाँ से देखिए 11 राज्यों में से 6 राज्यों में कौन सी द्विसदनीय विधायिका की स्थापना? 2 सदन कौन कौन से थे? एक विधानसभा था, दूसरा राज्यसभा था। ये 6 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। और 5 राज्य, इन 5 राज्यों में क्या हुआ? एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। और एक सदनीय विधायिका कौन थी? सिर्फ विधानसभा थी। और इसमें 5 राज्य कौन? उड़ीसा था, पंजाब था, सिंध था, मध्य प्रांत था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। अभी आपको 6 पॉइंट पढ़ने हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया? नेक्स्ट
ये 6 हो गए, सॉरी 4 हो गया। अब छठा क्या है, सॉरी पांचवा क्या है, पांचवें में केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ, द्वैध शासन का प्रारंभ, ये छठी पॉइंट है, यानी छठा प्रावधान है। छठा परिवर्तन क्या हुआ कि अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन है क्या, इसको कैसे प्रारंभ किया गया? संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ये जो दो भाग थे वो कौन कौन थे? अभी आप पढ़े हैं संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और इसके अंतर्गत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पिछली क्लास में आप पढ़े थे 1919 में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, और वो था पहला, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय थी और एक हस्तांतरित विषय थी। अब उसी प्रांतीय विषयों को इसमें लागू कर दिया है केंद्र में, ठीक है। तो ये दो भाग कौन कौन से थे? ये जो दो भाग थे वो कौन कौन से थे? पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय था, दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब छठे पॉइंट क्या है? 6, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। संघीय विषयों को, केंद्र में जो संघीय विषय थे, संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया और दो भागों कौन कौन से थे? एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय था। और छठी पॉइंट क्या है आपकी? 6 पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में द्वैध शासन की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इनके दो विषय थे, एक तो हस्तांतरित था और दूसरा आरक्षित था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई प्रांतों में, यानी प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई और हस्तांतरित तथा आरक्षित विषयों को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कैसे हुई? प्रांतों में आरक्षित प्लस हस्तांतरित विषयों को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है। भारत शासन अधिनियम के तहत जो प्रावधान बना था कि द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अब उसको
समाप्त करके पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। तो इसमें प्रांतों में, यहाँ से देखिए, केंद्रों में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसमें क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। अभी हम कहे थे कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1919 का उलटफेर है। यहाँ से देखिए, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों, यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को लागू कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, खत्म करके पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। अगला पॉइंट है सातवां। सातवां क्या है? सातवां जो है आपका, इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। सातवां पॉइंट है, इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त, परिषद की समाप्ति कहाँ? इंग्लैंड में। ये पॉइंट है आपका सातवां। इंग्लैंड में क्या हुआ, भारत परिषद की समाप्ति हो गई। कैसे हुई? और समाप्ति होने के बाद क्या किया गया, भारत सचिव को सलाहकार, भारत सचिव को सलाहकार के रूप में एक टीम प्रदान की गई। एक टीम प्रदान की गई, ठीक है। इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त करके भारत सचिव को सलाहकार के रूप में एक टीम प्रदान की गई। यहाँ से देखिए, भारत सचिव को सलाहकार के रूप में एक टीम प्रदान की गई। इंग्लैंड में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, भारत परिषद की समाप्ति किस एक्ट के तहत हुआ? भारत परिषद की समाप्ति जो हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद की समाप्ति हो गई। अब अगला पॉइंट क्या है? 7 हो गए। अभी हमें 10 पढ़ने हैं, टोटल 10 पढ़ने हैं। तो इसके बाद 8वां क्या है? 8वां आपका है 8। 8वां आपका जो है वो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। 8वें में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 8वां है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, ठीक है। कैसे विस्तार हुआ? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इसमें दलित जातियों, महिलाओं तथा मजदूर वर्गों के लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। यह विस्तार कैसे किया गया? दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कौन? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पहली बार, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर 9वां पॉइंट क्या है? 9वां प्रावधान क्या किया गया? 9वां क्या किया गया?
9वें में संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इस संघीय न्यायालय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, मॉरिस ग्वेयर थे। याद गा है वाह, ग्वेयर थे। तो यहाँ से संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। संघीय न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। 9 पॉइंट हो गए। और 10वां प्रावधान क्या किया गया? जो 10वां प्रावधान था वो क्या किया गया? जो 10वां प्रावधान था, इसमें इस अधिनियम ने अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारतीयों के लिए लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया। यानी कह सकते हैं इस अधिनियम ने भारतीयों को लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन कौन सा संविधान? लिखित संविधान। भारतीयों के लिए लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया इस संविधान में। लेकिन लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास तो किया, लेकिन इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया। लेकिन भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया। और फिर इसमें संशोधन करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश संसद को था। इस संविधान में, यानी आप कह सकते हैं संविधान में संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद को था। ठीक है। 10वां पॉइंट, इस अधिनियम ने भारतीयों को लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया और इसमें संशोधन करने का अधिकार भी ब्रिटिश संसद को था। किसी भारतीय को नहीं था। तो यहाँ से हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये 10 प्रावधान किए गए थे और ये एक लंबा तथा विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी और इसमें 10 प्रावधान किए गए थे। तो कुछ 200 प्रावधान इस प्रकार थे। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।